डियर स्टूडेंट्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम पार्ट 2 में आज हम स्टडी करेंगे रेस्पिरेशन का ब्रीदिंग प्रोसेस। ब्रीदिंग जो आप सिंपली कहते हैं एयर को अंदर ले जाना और एयर को बाहर छोड़ना, ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का एक वेरी नॉर्मल प्रोसेस है। इससे पहले ये डायग्राम देखिए। इस डायग्राम में आपको रेस्पिरेटरी पूरा ट्रैक दिखाई दे रहा है और लंग्स मेन पार्ट रेस्पिरेशन के इसमें दिखाई देते हैं। इस डायग्राम के दो पार्ट्स हैं, मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक के दो पार्ट्स हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अपर ट्रैक में नेज़ल कैविटी आ रही है जो फेरिंग्स में जा रही है, फेरिंग्स लैरिंग्स में जा रहे हैं और फिर लोअर ट्रैक स्टार्ट होता है। तो लोअर ट्रैक स्टार्ट्स विद ट्रेकिया। ट्रेकिया आगे जा कर के दो में डिवाइड कर देती है जिसको हम ब्रोंकस कहते हैं। ब्रोंकाई आगे जा कर के लंग्स में चली जाती है। अब इंस्पिरेशन प्रोसेस के लिए सबसे पहले हमें लंग्स का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। लंग्स पिरामिड शेप के होते हैं और हमारे बॉडी के अंदर मैमेलियन लंग्स की बात कर रहे हैं, दो लंग्स होते हैं जो स्पॉन्जी होते हैं और थोरैसिक कैविटी की मिडिस्टाइनल स्पेस में स्थित होते हैं, लोकेटेड होते हैं। इसी कैविटी में सेंटर में हार्ट होता है, ईसोफेगस होती है, ट्रेकिया और लार्ज वेसल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये लंग्स, दोनों लंग्स एक पतली सी कैविटी में एनक्लोज रहते हैं जिसको प्लूरल कैविटी कहते हैं। लंग्स बदले में दो मेम्ब्रेन द्वारा कवर्ड रहते हैं जिनको हम एपिथीलिया कहते हैं। ये एपिथीलिया विसरल प्लूरा होता है और पेराइटल प्लूरा होता है। विसरल प्लूरा वो होता है जो लंग्स को इमिडिएटली कवर करता है एंड पेराइटल प्लूरा जो नेक्स्ट लाइनिंग देता है। इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में जो कैविटी होती है उसको प्लूरल कैविटी कहते हैं। इस कैविटी के अंदर सिलोमिक फ्लूइड भरा रहता है। मेमेलियन जो लंग्स हैं, लेफ्ट और राइट लंग, वो दो और तीन पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो लेफ़्ट लंग है इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक हम कहते हैं अपर लोब और एक लोअर लोब। और राइट लंग के थ्री पार्ट्स होते हैं, अपर लोब, मिडिल लोब और लोअर लोब। ये लंग्स लोब्स के बने रहते हैं। इन्हीं लोब्स के अंदर एल्वियोलाई पूरी तरह से बिछी रहती है। अब लंग्स की हिस्टोलॉजी देख लेते हैं कि लंग्स एक पतली सी पेरिटोनियम में बंद रहते हैं जिसको विसरल प्लूरा कहते हैं। इसके अंदर लंग्स जो स्पॉन्जी बैग लाइक होते हैं बंद रहते हैं। लंग्स में बहुत सारी एल्वियोलाई होती हैं या कूपिकाएँ जिनको कहते हैं और साथ में ब्लड वेसल्स होती हैं। रेस्पिरेशन के लिए वैस्कुलर सप्लाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ब्लड ही वो ज़रिया है जो ऑक्सीजन लेकर के आता है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेके जाता है। ये सभी एल्वियोलाई स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स द्वारा लाइंड रहती हैं। एक ह्यूमन बीइंग के दोनों लंग्स में बहुत सारी एल्वियोलाई होती हैं जो लगभग 100 स्क्वायर मीटर सरफेस एरिया को घेरे रहती हैं। दैट मीन्स द सरफेस एरिया ऑफ लंग्स इज़ ट्रिमेंडस। और हमने पहले भी किया था, रेस्पिरेटरी सरफेस को अगर बढ़ा देते हैं तो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन बहुत इजी और मैक्सिमम हो जाता है। ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के साथ
एक्सचेंजेस सब इन्हीं कोशिकाएं या फिर आप कहते हैं एल्वियोलाई के द्वारा होते हैं। ये स्लाइड आपको बता रही है कि लंग्स में दो मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं, विसरल प्लूरा, पैराइटल प्लूरा, और इनके बीच में फ्लूइड भरा रहता है जो लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। नाउ इसके अलावा क्योंकि लंग्स में रेस्पिरेटरी सप्लाई के लिए ब्लड सप्लाई होना ज़रूरी है, तो ये जो रेस्पिरेशन का फंक्शन लंग्स परफॉर्म कर रहे हैं, इसके द्वारा ऑक्सीजन अंदर जानी ज़रूरी है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलना ज़रूरी है। ये ब्लड सप्लाई कुछ ऐसी होती है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स की तरफ ट्रैवल करता है, जहाँ पे रेड ब्लड सेल्स या एरिथ्रोसाइट्स ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती हैं टिश्यूज़ की तरफ और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ट्रांसपोर्ट बैक करती हैं। एक पल्मनरी आर्टरी वो आर्टरी है जो पल्मनरी ट्रंक से अराइज करती है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टीरियल ब्लड एल्वियोलाई को देती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, लंग्स के काम करने के लिए द फंक्शन ऑफ लंग्स इज कनेक्टेड विद नर्वस सिस्टम। ये जो ब्लड वेसल्स का फैलना और सिकुड़ना है, ये सब नर्वस कंट्रोल के अंदर रहता है। जब ऑक्सीजन या एयर अंदर जाती है तो एक पैसेज क्रिएट किया जाता है जिससे कि हवा बेरोक टोक अंदर चली जाए, और इसी तरह से एक पैसेज वो भी रहता है कि हवा, दूषित हवा बाहर निकाली जा सके। इस प्रोसेस को, इस एयरवे को क्लियर करने के लिए हमारी सेल्स दो तरह का प्रोसेस फॉलो करती हैं, एक डायलेशन और एक कॉन्स्ट्रिक्शन का। The blood vessels actually undergo these two processes of dilation and constriction, और ये blood vessels sympathetic और parasympathetic nervous system के द्वारा कनेक्टेड रहती हैं। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का काम होता है कि ये वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करें, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करें, जबकि सिंपैथेटिक सिस्टम का काम होता है कि ये ब्रोंको डायलेशन करें। कुछ दूसरे रिफ्लेक्सेस जो इस दौरान होते हैं, जैसे खांसने के, छींकने के, या फिर लंग्स को बार बार हवा अंदर और बाहर जाने के प्रोसेस में फूलना और पिचकना वाले इंस्टेंसेस, ये भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है। वेगस नर्व से सेंसरी फाइबर्स निकलते हैं और साथ ही सेकंड और फिफ्थ थोरैसिक गैंग्लिया से भी सेंसरी फाइबर्स निकलते हैं। ये पल्मनरी प्लेक्सस एक ऐसा रीजन है, एक ऐसा एरिया है जो एक पर्टिकुलर स्मॉल एरिया या उभार जिसको हम कहते हैं, गड्ढा जिसको हम हाइलम कहते हैं, इस हाइलम से निकलता है। इस हाइलम में नर्व्स, मसल फाइबर्स, ग्लैंड्स और ब्लड सेल्स सभी आते और जाते हैं। So hilum is actually the spot from where nerves and muscle fibers leave and exit. ये entry और exit का वो spot होता है। Now in this process of inspiration and expiration, जो breathing process हम कह रहे हैं, उसके अंदर lungs involved रहते हैं। ये जो lungs हैं, ये एक special केज में बंद रहते हैं जिसको हम थोरैसिक कैविटी कहते हैं। लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस पढ़ने से पहले हमें इस थोरैसिक कैविटी का पूरी तरह से नॉलेज होना चाहिए। इस थोरैसिक कैविटी के नॉलेज के लिए हमें इस कैविटी की स्टडी करनी पड़ेगी। इस कैविटी को स्टडी हम ये करते हैं, तो आप ये देखिए, ये एक थोरैसिक कैविटी है जो एक बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट होती है। इसके डॉर्जल तरफ, जो ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं, रिब्स, डॉर्जल तरफ वर्टेब्रल कॉलम है और इसके नीचे वेंट्रल तरफ स्टर्नम है और इसके साइड में रिब्स हैं
या आप इसको पसलियाँ कहते हैं। आगे की तरफ जो कंपैरेटिवली नैरो पार्ट है वो गर्दन की तरफ जा रहा है, और पीछे की तरफ जो ब्रॉड पार्ट है जहाँ पे डायफ्राम लिखा है ये एब्डोमेन की तरफ जा रहा है। डायफ्राम इज द जंक्शन बिटवीन द thoracic cavity and the abdominal cavity। साथ ही ये जो डायफ्राम है रेडियल मसल्स के द्वारा इनर्वेटेड रहता है। इस पूरी thoracic cavity के अंदर ये जो लंबी लंबी आपको पसलियाँ दिख रही हैं या रिब्स कह रहे हैं, इनकी 12 जोड़ियाँ होती हैं। इन 12 जोड़ियों के बीच में, मतलब हर 2 रिब के बीच में इंटरकॉस्टल मसल्स का एक जोड़ा रहता है। सो इन बिटवीन द 12 पेयर्स ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट 11 पेयर्स ऑफ इंटरकॉस्टल मसल्स। ये इंटरकॉस्टल मसल्स कुछ 11 होती हैं नंबर में, और कुछ इस प्रकार होती हैं कि आपस में अरेंज्ड रहती हैं। हर 2 साथ में पाई जाने वाली रिब्स के बीच में 2 इंटरकॉस्टल मसल्स का जोड़ा होता है। एक को हम कहते हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स और दूसरी को इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। ये जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, इसका ऊपर का भाग पीछे वाली रिब्स के नीचे के भाग से कनेक्टेड रहता है, जबकि इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स के नीचे का भाग पीछे वाली रिब के ऊपर के भाग से कनेक्टेड रहता है। ये दोनों का कनेक्शन आगे और पीछे जो भी रिब एक साथ सिचुएटेड है, इनमें ये इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स क्रॉस कनेक्शन के द्वारा दिखाई गई हैं। एक एक्स का आकार बना लेती हैं। दे आर ओरिएंटेड विथ ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ एन एक्स फिगर। क्योंकि सभी मसल्स एक लाइन में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, तो कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो कॉन्ट्रैक्शन पूरे कैविटी को इन्फ्लुएंस करता है। ऑल द मसल्स contract and relax at the same time, but intercostal muscles external तरह की एक टाइम करती हैं और इंटरनल तरह की दूसरे टाइम करती हैं। और ये लास्ट में आप जो दिख रहे हैं ये डायफ्राम है। ये डायफ्राम रेस्टिंग स्टेज में डोम शेप होता है। सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द फुल स्ट्रक्चर ऑफ दिस thoracic cavity, अब हमको इस कैविटी के अंदर लंग्स के बारे में सोचना है। देखिए, इस कैविटी में डॉटेड लाइन से जो बताया जा रहा है वो अभी आगे एक्सप्लेन होएगा। वो इंस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए है कि किस प्रकार ये डायफ्राम मूव करेगा, कैविटी नीचे की तरफ आएगी और आगे की तरफ आएगी। ये थोरेसिक कैविटी की स्पेस बढ़ जाएगी। इस बढ़ी हुई स्पेस में क्योंकि अंदर लंग्स हैं तो लंग्स को ज़्यादा मार्जिन मिल जाएगा फैलने के लिए। लंग्स खुद अपने आप में फैलते और सिकुड़ते नहीं हैं, इनमें कोई भी इस प्रकार की प्रॉपर्टी नहीं होती। लेकिन जब जिस कैविटी में वो लाई करते हैं, थोरेसिक कैविटी, इस कैविटी का साइज़ अगर बढ़ेगा तो लंग्स को फैलने की जगह मिलेगी, और अगर इस कैविटी का साइज़ घटेगा तो लंग्स पिचक जाएंगे। लंग्स के फैलने की वजह से इनमें प्रेशर कम होएगा और हवा अंदर जाएगी, और लंग्स के पिचकने की वजह से इनमें प्रेशर बढ़ जाएगा और हवा बाहर निकलेगी। इसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की क्रिया पॉसिबल होएगी। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। दोनों तरह के प्रोसेस एक्चुअली मसल कॉन्ट्रैक्शन के इन्फ्लुएंस की वजह से होते हैं। टॉकिंग अबाउट इंस्पिरेशन, ये एक एक्टिव प्रोसेस है क्योंकि हमें हवा को पूरे होशो हवास में अंदर लेना पड़ता है। वी हैव टू टेक इन एयर। ये एक्टिव प्रोसेस है। छोड़ते वक्त हमें
एहसास नहीं होता क्योंकि वो पैसिव प्रोसेस होता है। इंस्पिरेशन के समय एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट करते ही रिब्स आगे और बाहर की ओर खिंच जाती हैं। क्योंकि ये जो रिब्स या पसलियां हैं इस प्रकार के मूवमेंट के कारण आगे और बाहर की ओर हो जाती हैं, तो स्टर्नम नीचे की ओर झुक जाता है। इस सभी एक्टिविटीज़ की वजह से लगभग 1.5 सेंटीमीटर नीचे स्टर्नम झुक जाता है। इसका मतलब कैविटी बड़ी हो जाती है। इसके साथ साथ रिब्स के साथ साथ डायफ्राम की रेडियल मसल्स, इनका भी कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। एज अ रिज़ल्ट डायफ्राम जो अभी तक गुंबद आकार का था, डोम शेप था, चपटा हो जाता है। इस एक्टिविटी की वजह से थोरैसिक कैविटी पीछे की तरफ बढ़ जाती है। इस तरह रिब्स, डायफ्राम और स्टर्नम सब मिल करके थोरैसिक कैविटी के वॉल्यूम को 3 तरफ से बढ़ा देते हैं। थोरैसिक कैविटी के वॉल्यूम के बढ़ने के साथ ही प्लूरल कैविटी भी बढ़ जाती है। प्लूरल कैविटी इज़ द कैविटी विच इमीडिएटली इनक्लोजेज द लंग्स। प्लूरल कैविटी भी बढ़ जाती है। प्लूरल कैविटी के बढ़ते ही लंग्स फैलने लगते हैं। लंग्स के फैलते ही उनमें प्रेशर ड्रॉप होता है और एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से हवा नेज़ल चेम्बर में आती हुई रेस्पिरेटरी पैसेज को क्रॉस करती हुई ट्रेकिया में होती हुई तेज़ी से लंग्स में चली आती है। और क्योंकि पैसेज में बाहर से हवा अंदर की तरफ आई है, लंग्स की तरफ, हम इस प्रोसेस को इंस्पिरेशन कहते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन ये एक पैसिव प्रोसेस है और इस प्रोसेस में वो सारे चेंजेस जो इंस्पिरेशन के दौरान हुए थे अब रिवर्स गियर में होते हैं, बिल्कुल इक्वल एंड ऑपोजिट। इस स्टेज में जितने भी परिवर्तन हैं सारे विपरीत दिशा में होंगे। जैसे सभी इंटरकॉस्टल मसल्स, सभी इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। इंस्पिरेशन के दौरान एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट की थी। एक्सपिरेशन के दौरान सभी इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। इसके रिजल्ट से स्टर्नम ऊपर की ओर आ जाएगा। इसके साथ ही डायफ्राम भी लूज़ कर जाएगा और उसकी रेडियल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन की क्रिया कुछ ऐसी होएगी कि रिब्स पीछे की ओर खिसक जाएंगी और डायफ्राम वापस से डोम शेप हो जाएगा। तो स्टर्नम और डायफ्राम अब अपनी पहले की स्थिति में आ जाएंगे। इस स्थिति में थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम पहले के कंपैरिजन में कम हो जाएगा और साथ ही साथ जब थोरैसिक कैविटी कम हो गई या वॉल्यूम कम हो गया तब प्लूरल कैविटी को भी कम जगह मिली। एज अ रिज़ल्ट प्लूरल कैविटी जिसके अंदर लंग्स इनक्लोज रहते हैं, इसमें वॉल्यूम कम होने की वजह से अब डायरेक्ट असर लंग्स या फेफड़ों पे पड़ेगा और फेफड़ों में जो हवा प्रेजेंट है वो प्रेशर में आ जाएगी। प्रेशर के आने के साथ अब हवा अधिक टाइम रह नहीं पाएगी और वो बाहर निकलने की कोशिश करेगी। अभी तक ये हवा कार्बन डाइऑक्साइड हवा बन चुकी है जो अधिक प्रेशर के कारण उसी मार्ग से वापस चली जाती है जिस मार्ग से ऑक्सीजनेटेड हवा अंदर आई थी। So all the changes take place in the reverse gear, and in this manner carbon dioxide which is formed moves in opposite direction and tries to get out through the externalness. ये सारे changes
प्लूरल प्रेशर में चेंजेस के कारण होते हैं। जैसे इंस्पिरेशन के दौरान चेस्ट का एक्सपेंशन होता है और ये जो प्लूरल प्रेशर होता है उसकी वॉल्यूम की वजह से ये चेंजेस आते हैं। ये चेंजेस ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर क्रिएट करते हैं। एल्वियोलर प्रेशर फिर कम हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से और हवा उसी डायरेक्शन के हिसाब से फ्लो करती है। तो थोरैसिक कैविटी में चेंजेस की वजह से प्लूरल प्रेशर में चेंजेस आते हैं। प्लूरल प्रेशर में चेंजेस की वजह से लंग्स फूलते और पिचकते हैं। लंग्स के फूलने और पिचकने की वजह से लंग्स के अंदर गैसेस के प्रेशर में चेंजेस आते हैं और गैस अंदर या बाहर अकॉर्डिंगली जाती है, जिसके रिजल्ट के फलस्वरूप इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन प्रोसेस प्रभावित होता है। Here you see the complete diagram whereby the nasal cavity, then there's the larynx, then trachea, dividing into bronchi. Bronchi ultimately enters the lungs of its sides, right side and left side, and we all know bronchi further divide into bronchioles, and the ultimate are the formation of alveoli. Very many alveoli are found in both the lungs, which makes the process very smooth for air to enter, so that respiration can take place. This is the diagram of thoracic cavity, जिसमें इंटरकॉस्टल मसल्स जो रिब्स के बीच में अरेंज्ड है वो दिखाई जा रही हैं। ये पूरा केज है, चेस्ट वॉल है और इसमें कनेक्शंस आप देख सकते हैं। नाउ बात करते हैं इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन जब होता है तब एक रेस्टिंग स्टेज में एक मनुष्य आमतौर पे जो रेस्पिरेटरी आप साइकिल कहते हैं, इससे एक इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में लगभग 7500 मिलीलीटर एयर लंग्स के द्वारा ग्रहण की जाती है और बाहर निकाली जाती है। इस एयर के वॉल्यूम को टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। हर बार जब इंस्पिरेशन के बाद एक्सपिरेशन होता है तब लंग्स पूरी तरह से खाली नहीं हो जाते, इनमें कुछ एयर बाकी रहती है। ज़्यादा फोर्स लगाने पे, मतलब ज़्यादा एक्सपिरेशन में फोर्स लगाने पे भी लगभग 1000 मिलीलीटर एयर रह ही जाती है। इस एयर को रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। एंड वी शुड ऑल्सो नो द फैक्ट दैट अ ह्यूमन बीइंग रेस्पायर्स अराउंड 15 टाइम्स इन 1 मिनट। 1 मिनट में 15 इंस्पिरेशन और 15 एक्सपिरेशन होते हैं, and then the pause takes place. So this is how a complete cycle of inspiration and expiration takes place. और ये हमारे ये जो मैकेनिक्स है ब्रीदिंग का, ये इसका फर्स्ट फेज़ पूरा होता है। ब्रीदिंग मैकेनिज़्म बहुत लंबा है और इसके हर फेज़ को हम सेपरेटली स्टडी करेंगे, क्योंकि एक साथ स्टडी करने पे इट मे गेट आउट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। सो आज केवल हमने ब्रीदिंग मैकेनिज्म करा है, अ सिंपल प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इन द नेक्स्ट प्रोसेस वी विल स्टडी अबाउट फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस से स्टार्ट होएगी। थैंक यू।